हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के हम नोट्स पढ़ रहे हैं और अभी आदिकाल चल रहा है। इससे पहले हमारी 9 क्लास है, प्लेलिस्ट में अपलोड है। ये हमारी 10वीं क्लास है। इसमें हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375 ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था। 993 ईस्वी से प्रारंभ होता है आदिकाल का। हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहते हैं। आदिकाल का मतलब जन्म काल या प्रारंभिक काल, शुरुआत जब होता है तो उसे आदि कहते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। हर्षवर्धन का पतन और हिंदी साहित्य का उदय। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। नगेंद्र जी क्या मानते हैं कि जब अपभ्रंश का बढ़ावा मिलता है वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आदिकाल क्या है? अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आंतरिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? आंतरिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। यह वेरी मोस्ट है, परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के बारे में क्या कहा कि यह आंतरिक विरोध और व्याघातों का युग है। आगे है नगेंद्र जी की परिभाषा है। नगेंद्र जी क्या कहते हैं? आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थिति का प्रतिफलन है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य क्या है? आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थिति का प्रतिफलन है। तो नगेंद्र जी की परिभाषा में है आक्रमण और युद्ध है। आक्रमण और युद्ध, तो ये आपको याद रखना है। मतलब नगेंद्र एक राजा को कहते थे नगेंद्र, और राजा क्या करता था? आक्रमण और युद्ध करता था। इस प्रकार संबंध बना करके आप याद रख लें। आगे है आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो ज़्यादातर है ना इन 2 शैलियों में ही लिखा गया है। कौन कौन सी? एक तो डिंगल शैली, एक है पिंगल शैली। अब डिंगल शैली में क्या होता है? ये कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि डिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा होती है या राजस्थानी होती है। तो डिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ क्या होती है? राजस्थानी। डिंगल में अपभ्रंश के साथ राजस्थानी और पिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा। ये इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखो, मैंने जैसे याद किया है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, इस नक्शे के अंदर ये इधर वाला भाग है, जो पश्चिम का भाग है वो है ना राजस्थानी भाषा बोलता है। वो क्या बोलता है? राजस्थानी भाषा, मतलब मारवाड़ी भाषा बोलती है ये इधर वाला क्षेत्र। और इधर वाला क्षेत्र वह ब्रज भाषा बोलता है। क्योंकि ये यूपी, मथुरा, आगरा के पास में समीप है, वो ब्रज भाषा है। तो वैसे ही अंग्रेजी की शुरुआत ABCD की शुरुआत कैसे होती है? पहले क्या आता है? पहले ABCD में D इधर आता है और फिर EFGHIJKL, वैसे आगे की ABCD में P है ना इधर आता है। मतलब ऐसे क्रम चलता है ABCD का, ABCD। तो इस प्रकार पहले D आएगा फिर P आएगा। तो D जहाँ आता है वहाँ राजस्थानी भाषा है और P आता है वो ब्रज भाषा है। अच्छी तरह से आपको याद रहेगा तो परीक्षा में आपको डाउट नहीं रहेगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। डिंगल शैली में क्या होता है? डिंगल शैली में क्या होता है? राजस्थानी। मतलब D यानी डिंगल राजस्थानी, इधर वाली जो क्षेत्र है वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। और पिंगल, इधर वाला क्षेत्र है पिंगल, ये ब्रज भाषा बोलता है। इस प्रकार आप संबंध बना करके आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
अब हम आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के नामकरण, आदि कवि पर चर्चा पहले की जा चुकी है। आदिकाल का नामकरण भी हमने पढ़ लिया और आदि कवि भी हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले कवि किसको माना है। अब हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ। आदिकाल के समय जो साहित्य लिखा गया वो किन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों से लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 संवत से 1375 विक्रम संवत तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1050 से 1375 विक्रम संवत तक महाराज भोज के समय से हमीर देव के कुछ समय तक। यह आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किन के समय से लेकर किन के समय तक आदिकाल का जो काल है वो माना जाता है। महाराजा भोज से लेकर के हमीर देव के तक, और विक्रम संवत से पूछे तो 1050 से 1375 तक, महाराजा भोज से हमीर तक। इस प्रकार आपको दोनों ही याद रखना है। फिर है आदिकालीन परिस्थितियाँ। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिस्थिति। उस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी? तो उस समय युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु विक्रम संवत 704 में हुई थी, और कालखंड विभाजन ये भी आदिकालीन प्रवृत्ति थी। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। गहड़वाल, परमार, चौहान, चंदेल ये राजपूतों के वंश है अलग अलग। गहड़वाल वंश, परमार, चौहान और चंदेल, इन वंशों के स्वतंत्र राज्य स्थापित हो रहे थे। एकजुट नहीं था ये राजपूत समाज भी सब अलग अलग अपने अपने राज्य स्थापित करना चाहते थे, तो ये आपस में लड़ते थे। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय था। ये जैसे भारत है, तो इस भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस भाग में ज़्यादातर विदेशी लोग आक्रमण करने के लिए, जैसे महमूद गजनवी और गौरी, ये इधर से ही आए थे। तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र विदेशी आक्रमण का भय रहता था यहाँ। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में गौरी का आक्रमण हुआ था। लूटपाट हुई थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और अराजकता फैली हुई थी। आगे देखिए, 8वीं से 14वीं शताब्दी का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष व अशांति से ग्रस्त रहा। युद्ध, संघर्ष और अशांति से ग्रस्त रहा। आगे धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों में धर्म मतांतरों का अस्तित्व था। धार्मिक मत अलग अलग मत थे, अलग अलग, जैसे नाथ अलग थे, सिद्ध अलग थे, जैन अलग मतों के थे। तो इस प्रकार अलग अलग मतों में विभाजित था। धर्म साधना में उथल पुथल हो रही थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ बौद्ध एवं जैन धर्म भी जड़े जमाने लगे। वैदिक और पौराणिक धर्म तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपनी जड़े जमाने लगे थे, उनका भी अस्तित्व बन रहा था। आगे 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव था। कौन कौन से संप्रदायों का? 3, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय, इनका विशेष प्रभाव था। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। यह आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। नाथ संप्रदाय का उदय किस धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित रहा। धार्मिक दृष्टिकोण से आदिकाल का वातावरण कैसा रहा? अत्यंत दूषित रहा। फिर है सामाजिक प्रवृत्तियाँ। जनता, शासन व धर्म दोनों से ही जनता, शासन व धर्म दोनों से ही निराश्रित थी। शासन भी उसका कोई सहयोग नहीं कर रहा था और धर्म भी उसका सहयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता आपस में ये जनता को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो यह निराश्रित थी जनता। राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता थी।
सामान्य जनता अशिक्षित वो साधु सन्यासियों के वरदानों व सांपों की तरफ टकटकी लगाए रहती थी। सामान्य जनता कैसी थी? उस समय ज़्यादा पढ़ाई तो थी नहीं, तो अशिक्षित थी और साधु सन्यासियों के सांपों और वरदानों की तरफ टकटकी लगाए देखती थी। वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों में सम्मान नहीं रहा। जो 4 वर्ण वैदिक धर्म में बताए गए थे उनके प्रति लोगों का सम्मान नहीं रहा। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। नारी केवल क्या समझा जाने लगी? भोग्या। नारी को भोग्या मात्र समझा जाने लगा। आगे है सती प्रथा। इस काल का भयंकर कुप्रथा थी। सती प्रथा इस काल की, आदिकाल की भयंकर कुप्रथा थी। जीवन यापन दूबर हो रहा था। अराजकता फैली हुई थी, अशांति फैली हुई थी, आर्थिक विपन्नता थी और हासोन्मुख मतलब गिरावट की ओर। हमारी जो धार्मिक संस्कृति थी वो क्या थी? गिरावट की स्थिति में थी। धर्म गिर रहा था, कमज़ोर हो रहा था। आगे है साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्य रचना की 3 धाराएं बही। कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत साहित्य, प्राकृत अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर व कन्नौज हिंदी साहित्य के केंद्र रहे। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर और कन्नौज ये साहित्य के केंद्र रहे। हिंदी की नहीं, ये सभी के साहित्यों इनमें रचे गए। संस्कृत के साहित्य भी कन्नौज और कश्मीर में बहुत ज़्यादा लिखे गए। पृथ्वीराज विजय जयाना का यह कश्मीर में ही मिलता है, वूलर को मिला था। तो इस प्रकार कश्मीर और कन्नौज में भी बहुत साहित्य लिखे गए। तो 9वीं 11वीं शताब्दी में साहित्य ज़्यादातर कश्मीर और कन्नौज से लिखे गए। आनंदवर्धन, भोज, मम्मट, सेमेंद्र, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि थे और ये इसी युग की देन है। कौन से युग की? आदिकाल की, आदि युग की। अपभ्रंश के कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और हेमचंद्र ये अपभ्रंश के कवि थे उस समय के। चारण भाटों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य रचना हो रही थी। आगे हैं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल में सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी? सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से शिखर पर था। मुस्लिम आक्रांताओं से संस्कृति प्रभावित हो रही थी। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो रही थी। मुस्लिम शासकों की विध्वंसकारी नीति थी। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से पतन उन्मुख थी। तो संस्कृति भी यहाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी है ना बहुत ही खराब थी। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हो रही थी। रासो साहित्य की रचना, रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही वस्तुतः आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। ऐतिहासिकता का अभाव था। अब देखिए हम रासो साहित्य के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या था? ऐतिहासिकता का अभाव था। रासो ग्रंथ के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं पर इनकी ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जैसे पृथ्वीराज रासो है तो उसमें ना पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक व्यक्ति है, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें जो घटनाएं हैं वो इतिहास के सम्मत नहीं है। जो इतिहास सम्मत नहीं होने के कारण वो ये ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है आया इसलिए। आगे युद्ध वर्णन में सजीवता है। जो रासो काव्य हैं उनमें क्या है? जो युद्ध का वर्णन किया गया उनमें ना एकदम सजीवता है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे आंखों के सामने युद्ध हो रहा हो। प्रामाणिकता में संदेह है क्योंकि इतिहास के अनुरूप नहीं है और जो सन बताई गई है वो भी गलत है। तो
इसलिए हमें उसको प्रामाणिकता मानने में संदेह हो रहा है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, ये वेरी मोस्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखा गया उनमें कौन से रसों की प्रधानता है, वीर रस और श्रृंगार रस। आगे हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। उस समय कवि लोग जो उनको आश्रय देते थे उनकी प्रशंसा करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता, जैसे राजस्थान है तो उस समय जैसे राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र है, ये अपने को एक अलग संपूर्ण राष्ट्र मानते थे, मेवाड़ अलग राष्ट्र माना जाता था। तो इस प्रकार एक ही प्रदेश के छोटे छोटे राजा भी अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में मानते थे। तो संकुचित राष्ट्रीयता थी। कल्पना की प्रचुरता, काल्पनिक काव्य लिखे गए, विविध छंदों का प्रयोग किया गया, इसलिए चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है और पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजयबगर कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजयबगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वीराज रासो के अंदर 69 छंद हैं। कितने हैं? तो इसलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजयबगर कहा जाता है। डिंगल पिंगल से भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश है। आगे देखिए, आदिकालीन साहित्य 4 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकालीन साहित्य 4 श्रेणियों में विभाजित है। रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। रासो, रास, सिद्ध और नाथ। रास जैन साहित्य में लिखे गए रास ग्रंथ। तो कुछ ऐसी रचनाएं भी मिलती है जिनका संबंध उक्त चारों में से किसी से नहीं होता है। उन्हें नगेंद्र ने क्या कहा? ये वेरी मोस्ट है। नगेंद्र ने और रामचंद्र शुक्ल ने दोनों ने अलग अलग कहा। नगेंद्र ने तो कहा वह स्वतंत्र साहित्य है। क्या है? स्वतंत्र साहित्य। और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि वो फुटकल साहित्य है। शुक्ल फुटकल, ठीक है। शु में ऊ है, फुटकल में ऊ है, तो इस संबंध बना करके याद कर लो, शुक्ल फुटकल। और नगेंद्र में आधा न और द्र है, तो स्वतंत्र में भी आधा न और त्र है। तो नगेंद्र, स्वतंत्र, शुक्ल, फुटकल। आगे है, आचार्य शुक्ल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। जैन सिद्धनाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। रासो को ही मानते हैं केवल साहित्य के अंतर्गत, बाकी इनको क्या मानते हैं? जैन सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपचारों को ही आदिकालीन साहित्य में स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य उपचारों को ही क्या माना? साहित्य के अंदर स्वीकार किया है। इस प्रकार हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे चैनल को ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको अगला क्लास जो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।